नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 20 सितंबर 2021, दिन सोमवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अमृतधारा, गौरघाट और रमदहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोरिया जिले में। अमृतधारा, गौरघाट और रमदहा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है। बता दें कि कोरिया जिला में पर्यटन को लेकर यहां जलप्रपात संवारे जा रहे हैं। जिला प्रशासन योजनाओं को धरातल में उतारने की तैयारी में जुटा हुआ है। जिले के 3 प्रमुख जलप्रपात को पर्यटन के रूप में चिन्हांकित किया गया है। ये जलप्रपात हैं गौरघाट, रमदहा और अमृतधारा जलप्रपात। इसमें अब तक अमृतधारा जलप्रपात पर ही अधिक कार्य हुआ है। अब गौरघाट और रमदहा जलप्रपात की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। कोरिया जिला हसदेव, गोपद और बनास जैसी बड़ी जीवनदायिनी नदियों का उद्गम स्थल है। साथ ही अन्य सैकड़ों छोटी नदियां भी यहीं से निकलती है। कोरिया जिले से कई मनोरम जलप्रपात और घनी वन संपदा को ध्यान में रखते हुए अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। कोरिया जिले के पर्यटन विशेषताओं को अब तक कोई खास महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन अब जिले के जनप्रतिनिधि सरकार व जिला प्रशासन के साथ प्राकृतिक व अन्य दर्शनीय स्थलों तक पहुंचने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं। रामदहा जलप्रपात, यह कठौतिया जनकपुर मार्ग पर स्थित चुटकी ग्राम से लगभग 3 किलोमीटर दूर बनास नदी पर स्थित है। इसके चारों ओर सघन साल बांस के वृक्ष हैं। साथ ही यहाँ पुरातात्विक स्थल व मुरेलगढ़ पहाड़ है। अगला जलप्रपात है गौरघाट जलप्रपात। यह हसदेव नदी पर स्थित है। कटगोड़ी से 20 किलोमीटर दूर तथा वम्बसेर ग्राम के पास गौरघाट जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। गौरघाट जलप्रपात नागपुर के पास स्थित अमृतधारा जलप्रपात से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। अगला जलप्रपात है नीलकंठ जलप्रपात। यह सघन वन से घिरा हुआ 100 फीट से अधिक ऊंचाई से गिरता जलप्रपात है। यहाँ विशाल शिवलिंग प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह जलप्रपात गुरु घासीदास नेशनल पार्क में स्थित है। इसके अलावा यहाँ आनंदपुर जलप्रपात भी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव जिले में। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोंडागांव जिले के मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित को एथेनॉल संयंत्र की स्थापना एवं उत्पादन की मंजूरी दे दी है। मक्का आधारित 80 के एलपीडी क्षमता के इस संयंत्र का निर्माण कुल 135.98 यानी कि लगभग 136 करोड़ लागत से किया जाएगा। इस प्लांट में प्रतिवर्ष 63,600 मीट्रिक टन मक्के का उपयोग एथेनॉल निर्माण में किया जाएगा। बता दें कि कोंडागांव जिले में कृषकों द्वारा रबी एवं खरीफ दोनों ही मौसमों में कुल 2,60,000 मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषकों की मांग और कोंडागांव जिले में मक्के के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए 2 जनवरी 2019 को कोंडागांव प्रवास के दौरान जिले में मक्का प्रसंस्करण यूनिट स्थापना करने की घोषणा की थी, जिसका भूमि पूजन एवं शिलान्यास राहुल गांधी द्वारा बस्तर प्रवास के दौरान 16 फरवरी 2019 को किया गया था। बता दें कि भारत सरकार द्वारा एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम कार्यक्रम के तहत प्रथम बार मक्के से एथेनॉल निर्माण को सम्मिलित करते हुए ब्याज अनुदान की पात्रता सूची में इसे सम्मिलित किया गया है एवं केंद्र सरकार द्वारा मक्का आधारित एथेनॉल की दर 51.55 रुपये प्रति लीटर घोषित की गई है। एथेनॉल के उत्पादन से इसका विक्रय सीधे तौर पर पेट्रोलियम विक्रय करने वाली कंपनियों को सीधे पेट्रोलियम के साथ पेट्रोल हेतु एथेनॉल भेजा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंकज अडवाणी ने। भारत के शीर्ष स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल में ईरान के अमीर सरखोश को हराया। बता दें कि आडवाणी ने बेस्ट ऑफ 11 फाइनल में 6-3 से जीत हासिल की थी। इस जीत के साथ ही स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में अब उनके एशियाई खिताबों की संख्या 11 हो गई है। पंकज अडवाणी ने इससे पहले सन 2019 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। इसके अलावा उनके पास 2006 और 2010 में एशियाई खेलों के 2 स्वर्ण पदक भी हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी जिलों में कुल कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2,834 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी जिलों को कुल 2,834 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस दौरान राज्य के 27 जिलों में 401 निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। इसमें से 2,708 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग PWD के लिए है। इस लागत से राज्य में 332 कार्य सड़क, पुल और भवन निर्माण के लिए है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य को कब तक क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2023 तक। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य को 2023 तक क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत भारत शासन द्वारा 2025 एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2023 तक राज्य को क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में क्षय उन्मूलन अभियान का शुभारंभ 10 सितंबर 2021 से 10 अक्टूबर 2021 एक माह तक चलाया जाएगा। इसके तहत बीजापुर जिले में टीबी हारेगा बीजापुर जीतेगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बीजापुर जिले के घर घर जाकर टीबी के मरीज खोजे जा रहे हैं। इस अभियान के तहत लोगों में जागरूकता लाने हेतु प्रचार प्रसार के लिए नगरीय क्षेत्रों में होर्डिंग व ग्रामीण क्षेत्रों में बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसके तहत शासन द्वारा सहायता राशि भी दी जा रही है। किसी संदेहास्पद व्यक्ति का बलगम जांच में सकारात्मक पाया जाता है तो उसे शासन की ओर से निःशुल्क पूर्ण इलाज एवं सहायता राशि के रूप में 750 रुपये सहित पोषण आहार के तहत प्रति माह 500 रुपये 6 माह तक दिए जाएंगे। तृतीय लिंग समुदाय के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। दूसरा प्रश्न है, राज्य के बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा में डेढ़ी गड़ाई की रस्म में किस वृक्ष के टहनी का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, साल वृक्ष के टहनी का। अगला प्रश्न है, किन दो देशों के मध्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत नेपाल के मध्य। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य में कितने राजीव मितान क्लब गठित किए जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 13,269। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस हाल ही में पिछले दिनों कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 16 सितंबर को। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रामोदय पत्रिका किसकी रचना है? इसका आंसर है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की। ग्रामोदय पत्रिका डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना है। नवंबर 2020 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा पर केंद्रित ग्रामोदय पत्रिका के विशेषांक तथा कला साहित्य एवं संस्कृति की पत्रिका बहुमत के 101वें अंक का विमोचन किया गया था। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला वेदर डॉपलर कहाँ लगाया गया है? इसका आंसर है अंबिकापुर में। छत्तीसगढ़ का पहला वेदर डॉपलर सरगुजा जिले के अंबिकापुर में लगाया गया है। इससे 500 किलोमीटर रेंज तक आंधी तूफान और बारिश की सटीक जानकारी मिल जाती है। इसे लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए की खर्च से बनाया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के कुछ इलाकों के मौसम संबंधी जानकारी भी मिल जाती है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया गया है? इसका आंसर है अनुज शर्मा को। छत्तीसगढ़ के पहले यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट अनुज शर्मा को बनाया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ ने लोकप्रिय फिल्म अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा को छत्तीसगढ़ के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट घोषित किया है। अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के पहले सेलिब्रिटी एडवोकेट हैं। वे स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और बच्चों के संरक्षण को बढ़ावा देने और राज्य में जागरूकता पैदा करने में यूनिसेफ का साथ देंगे। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को मिनी जंगल सफारी के रूप में विकसित किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है,
राज्य अलंकरण सम्मान 2020 के तहत मिनी माता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विमोचित पुस्तक कॉफ़ी टेबल बुक के लेखक कौन हैं।